भी मैं सोने चांदी के दाम पर आऊं, अगर फिर मैं निवेशक के लिहाज से ये प्रश्न पूछूं, तो क्या उसे ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा युद्ध शांत होने दे और उसके बाद अपना फैसला लें, या जैसा आप कहते हैं हमेशा कि वही सिप कर करके अपनी स्ट्रैटेजी उसी पर वो बरकरार रहे अपने? नहीं, मैं सिप वाली स्ट्रैटेजी पे बरकरार हूं, क्योंकि आपको सोना चांदी मौका देता है। $5,000 के आसपास भी आया, 1.5 लाख, 1,55,000, 60,000 के बीच में आया प्रति 10 ग्राम। आपको वहां मौके मिल रहे हैं। आप अगर लंबे वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको ये मौके का फायदा उठाना चाहिए। कारण भले ही बहुत अच्छे नहीं है, कारणों पे हम नहीं जाते, पर निवेश की दृष्टि से आप थोड़ा थोड़ा करके लंबे वक्त के लिए 2 से 5 साल रखिए इसको और देखिए फिर आपको क्या रिटर्न मिलता है। भारत सरकार इस समय जिस स्थिति में फंसी हुई है, जिस तरीके का दबाव है, अभी थोड़े दिन पहले हम पर 50% टैरिफ था, फिर बीच में हमने 9 देशों के साथ ट्रेड डील कर ली, हमें लगा बड़ा अच्छा समय आने वाला है। इस बीच युद्ध हो गया, तेल गैस की सप्लाई प्रभावित हो गई, फिर हम अपने पुराने दोस्त रूस के पास तेल लेने के लिए भी पहुंच गए। भारत सरकार के दृष्टिकोण से अगर आपको भारत की इकोनॉमी को इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होने देना है इस समय इस वैश्विक परिस्थिति से, तो क्या 5 या 3 बड़े कदम होंगे जो उठाने बहुत जरूरी है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। देश के कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अचानक से बंद हो गई है और इसी बीच सरकार ने असेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है। होटल और रेस्टोरेंट कई शहरों में बंद होने तक की नौबत आ गई है, गैस नहीं मिल रही है। तो केंद्र सरकार ने देश भर में असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लागू कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से जो गैस सप्लाई होती है उसके ठप होने के बाद देश में गैस संकट गहरा गया है। गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट और होटलों के बंद होने तक की नौबत आ रही है। छोटे होटल और छोटे जो भोजनालय हैं उनसे सरकार ने कहा है कि सप्लाई बहाल जल्द की जाएगी। और साथ ही इस युद्ध की वजह से भारत पर किस तरीके का असर पड़ रहा है ये आप देख रहे हैं। तेल सप्लाई के लिए अब रशिया का रास्ता अपनाया जा रहा है, लेकिन कच्चे तेल की कीमत कई वर्षों के बाद $115 पर बैरल को पार कर गई है। स्टॉक मार्केट में आपने गिरावट देखी है। सोने और चांदी के दामों की बात करें तो चांदी आज 13,000 रुपए बढ़ी है, 2,73,000 तक पहुंच गई है। सोना 1,700 रुपए बढ़ा है, 1,60,000 तक पहुंच गया है। और ईरान जंग के बीच भारत पर असर क्या हो रहा है, दुनिया भर में हालात क्या हैं, आपकी और हमारी जेब पर क्या असर हो रहा है, इसका समझने के लिए अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विशाल, आपको और एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। आप हमेशा से कहते थे कि सिर्फ सोने चांदी पर बात मत कीजिए, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसे देखिए, और देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, उसका असर भारत तक कितना जबरदस्त हो रहा है कि आज होटल्स में गैस सप्लाई को लेकर दिक्कत हो गई है। छोटे होटल, छोटे रेस्टोरेंट क्या, बड़े रेस्टोरेंट क्या, हर जगह पर कमर्शियल गैस की सप्लाई की बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अब विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है कि भाई जल्दी इसका हल ढूंढिए। कतर में जहां पर गैस प्रोडक्शन हो रहा था उस प्लांट पर अटैक ईरान ने किया, भारत को 40% गैस कतर से आ रही थी और अब बड़े गैस संकट की तरफ हम देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो संकट की आंच अब हमारी रसोई तक पहुंच गई है। पहले कीमत के जरिए एलपीजी पे 60 रुपए बढ़ा और उसके बाद अब आपको ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये चिंता की बात है और इसमें मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा तो पैनिक भी है। पैनिक मतलब कुछ रेस्टोरेंट्स ने और कुछ बीच में जो सप्लाई चेन थी उन्होंने एंटिसिपेशन में धड़ाधड़ गैस खरीद ली। उसकी वजह से एक शॉर्टेज सी क्रिएट हो गई है और शॉर्टेज की वजह से सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा दिया है और एक लैग बना दिया है जो प्राइवेट कंज्यूमर्स है। अब 21 दिन में नहीं 25 दिन में ऑर्डर कर सकते हैं, गैप जो है, क्योंकि लोग 21 दिन में सिलेंडर पूरा ना भी हो तो भी ऑर्डर कर रहे थे, जिसके कारण से जिन लोगों के पास है वो जिन लोगों के पास नहीं है उनको नहीं मिल रहा था, जिन लोगों के पास है वो और इकट्ठा कर रहे थे। तो कुछ हमारे देश में होर्डिंग बहुत जल्दी होती है। एस्मा में आपको पता है सरकार को पावर होती है कि अगर कहीं होर्डिंग पाई जाती है तो उसको जब्त कर सकती है। ये सरकार को एस्मा में पावर होती है। पर हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थिति गंभीर है। ट्रंप साहब के बयान, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ट्रंप साहब को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं, पर ट्रंप साहब के बयान तो कभी कुछ आते हैं। कभी कहते हैं हम जीत चुके हैं, कभी कहते हैं हम जीतने वाले हैं, कभी कहते हैं अब सब ठीक हो जाएगा, हम और तगड़ा अटैक करेंगे, वगैरह वगैरह। उनके बयान 24 घंटे के अंदर 24 प्रकार के बयान आ जाते हैं। उस पर मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। पर जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चालू नहीं हो जाता है, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये संकट, ये वहां पर रास्ता रुका रहता है, क्योंकि बयान तो ये भी आया, ईरान ने कहा कि हम 1 लीटर भी नहीं जाने देंगे, और ट्रंप साहब का बयान आया कि हम नेवी एस्कॉर्ट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कब्जा कर लेंगे, हम उसको कैप्चर कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जल्द ही इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, वरना भारत और चाइना जैसे जो बड़े ऑयल कंज्यूमर्स हैं, अमेरिका में सारा ऑयल नहीं बनता है, काफी निकलता है पर सारा नहीं निकलता है।
तो मुझे लग रहा है ये संकट गहराता जाएगा। हर बीतता दिन हमें उस संकट की तरफ ले जाएगा जो हम नहीं चाहते, महंगाई की पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई रुक जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी तो ये कमर्शियल गैस पे दिख रहा है, धीरे धीरे आपको ये जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली गैस है उस पे भी आपको शॉर्टेज सप्लाई दिखने लग जाएगी। अब कीमत की तो बात रह ही नहीं गई है। दो समस्याएं, एक तो कीमत की बात है और एक बात है कि मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। पहली बात तो अभी कीमत को तो हम पीछे करके देखें, कीमत तो जो बढ़ेगी वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी, वो तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का काम है। परंतु फिलहाल जो समस्या मुझे लग रही है वो सप्लाई की है, जिससे हमें आई थिंक इसमें एक जरूरी बात मैं विशाल कहना चाह रहा हूं कि ये युद्ध की सिचुएशन है, इसमें हर दिन एक नया डेवलपमेंट होता है, हर दिन एक नया दिन होता है। तो मुझे लग रहा है कुछ भी लंबे वक्त के लिए कहना बहुत कठिन है। ये डेली करने वाला आकलन है। इसके लिए हम ये कह दें कि अब एक हफ्ते ये हो जाएगा, 10 दिन ये हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। शाम को कुछ और खबर आ जाए, हो सकता है कल सुबह कोई और खबर आ जाए। तो आई थिंक वी शुड जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम विशाल। लेकिन जिस चीज का की आशंका थी वो हो तो गया ही है। मैं तो देख रहा हूं 9 देशों के बारे में मैं खबर पढ़ रहा था, अलग अलग 9 देशों में हालात ऑलरेडी बहुत मुश्किल हैं। अमेरिका में रेट बढ़ गए हैं, पाकिस्तान में 55 रुपए, 55 पाकिस्तानी रुपए ये तेल के दाम बढ़ गए हैं। वहां पर बाइक, बांग्लादेश का मैं पढ़ रहा था 2 लीटर बाइक के लिए एक दिन में लिमिट तय कर दी गई है तेल देने के लिए। इसके अलावा इंडोनेशिया है और कुल मिलाकर ऐसे 9 देश हैं जहां पर तेल गैस का संकट ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है। पाकिस्तान ने तो सिर्फ हफ्ते में 4 दिन ही ऑफिस आने के लिए कहा है, कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम को ही कर दिया गया है अब। तो ये संकट बहुत बड़ा है और ये 9 देश कम से कम दिखा रहे हैं कि वहां पर बड़े मेजर्स ले लिए गए हैं। बिल्कुल विशाल, देखिए जो निर्भरता जिस देश ने जितनी ज्यादा दिखाई इन एनर्जी सोर्सेस पे, अपने जो तैयारी थी पिछले सालों में, वो ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे तैयारी कम पड़ गई या तैयारी नहीं करी या तैयारी जैसे भी करी, तो आज ये निर्भरता कभी ना कभी निर्भरता आपको मार मारती है। तो मुझे लग रहा है कि आज उन देशों को लग रहा होगा क्यों नहीं हमने तैयारी करी, सोलर था या विंड था, बायोगैस था, जो भी इसके विकल्प थे, इलेक्ट्रिक था, उसके विकल्प से पहले जाना चाहिए था। पर अब परिस्थिति आपके सामने, ये तो कभी ना कभी होना ही था, क्योंकि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है और खासकर बड़ी ऐसे इलाके में जहां पर ऑयल की सप्लाई है। और इसमें ट्विस्ट स्टोरी में यह है विशाल कि जहां ये जो खाड़ी के देश हैं, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इन लोगों में कई साल पहले इन्होंने अपने जो इनके शेख हैं उन्होंने अपने बच्चों को कहा था कि अब तेल खत्म होता जा रहा है या तेल का दबदबा अब उतना नहीं रहेगा, क्योंकि 60-65 डॉलर पे तेल आ गया था कि आप लोग पढ़ाई कर लो, अपने अपने करियर ढूंढो, तेल के भरोसे अब आने वाली पुश्तें नहीं चल सकती। आज उनको उतना मुनाफा हो रहा है। अगर आप इन देश को एक कंपनी की तरह लेके चलें तो उनका रेवेन्यू बढ़ गया है क्योंकि तेल की कीमत बढ़ गई। तो मुझे लग रहा है जहां इन खाड़ी देशों पर हमले हो रहे थे, इनको परेशानी हो रही थी, दूसरी तरफ इनको मुनाफा भी हो रहा था। जो 60-65 डॉलर प्रति बैरल आता था, इनको वो 120 डॉलर तक का लाने लग गया था। अब देखिए अभी बयानों के आधार पर कीमत चल रही है। अगर हम कीमत की बात करें, ट्रम्प साहब ने बयान दिया, कीमत कल 119 से गिर के अब 90 डॉलर से नीचे आ गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। तो अभी कुछ इसमें थोड़ी सी सट्टेबाजी भी है और जो इस पूरे ऑयल पूल को कंट्रोल करते हैं वो प्राइसेस को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, मुश्किल से दे रहे हैं जिन देशों में दिक्कत आए। तो मुझे कुछ लोग इसमें कमाई का रास्ता ढूंढ रहे हैं और कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। यही युद्ध का एक टिपिकल सिचुएशन होती है। उम्मीद ये करते हैं कि युद्ध आगे फैले नहीं, क्योंकि खमीनाई साहब के बेटे अब आ गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, वो और ज्यादा रेडिकल हैं। हो सकता है हमले और ज्यादा हो, उन्होंने कुछ और ऐसा असला बारूद छुपा के रखा है जो अभी तक सामने नहीं आया है। पर अभी बयानबाजी चल रही है, बयानबाजी के आधार पर ही मुझे लग रहा है कीमतें बढ़ रही हैं और सप्लाई शॉर्टेज में होर्डिंग का फिलहाल होर्डिंग का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा मैं मानता हूं विशाल। आने वाले दिनों के लिए आपका क्या आप कहेंगे, क्या अनुमान आप लगाएंगे? क्योंकि जंग रुकती हुई तो फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप झुकने के मूड में नहीं है, वहां ईरान भी झुकने के मूड में नहीं है, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के भी मूड में नहीं है। एक तरीके से ट्रंप और इजराइल ने मिलकर के पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में तो डाल ही दिया है। ये हालात अगर नॉर्मल हो भी जाते हैं तब भी किसी भी चीज के ट्रांसपोर्टेशन में भी एक वक्त तो लगता ही है। देखिए स्टेट ऑफ युद्ध रुके ना रुके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता चालू रहना चाहिए। ये पहली कोशिश मुझे लग रहा है ट्रंप साहब की रहनी चाहिए कि कम से कम तेल के दाम उतने ना बढ़े, क्योंकि जो हमारे पास ऑल्टरनेट रिसोर्सेज हैं, वो केप ऑफ गुड होप, वो बहुत लंबा रास्ता है और वहां से वक्त भी ज्यादा लगता है, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है और इतनी जल्दी वो गैस के आप ऑल्टरनेट विकल्प, जिसको विकल्प हम कहते हैं, वो आप उसको पैदा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये रास्ता किसी भी हालत में खुलना पड़ेगा। आपने आने वाले समय का पूछा, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है, मुझे अभी प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोलियम मिनिस्टर से मीटिंग भी करी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की भी लगातार मीटिंग चल रही है। मुझे लग रहा है अगर ये समस्या बनी रहती है तो ये घरेलू गैस पर भी आ जाएगी और अगर घरेलू गैस पे आई तो मुझे लग रहा है लोगों को तैयार रखना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं,
जो बिजली से चलने वाले आजकल बर्नर आ गए हैं, स्टोव्स आ गए हैं, उनकी तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि नहीं मिली गैस तो क्या घर में खाना बनना तो बंद नहीं होगा ना, ये तो पक्का है। रेस्टोरेंट में मिल नहीं रहा है, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, तो लोगों को इलेक्ट्रिक स्टोव की तैयारी करके घर पे रखनी चाहिए, अगर ये समस्या यहाँ से आगे जाती है तो। विशाल, आपका क्या अनुमान है, क्या ये समस्या आगे जा सकती है, या इस वक्त ऐसी बातचीत जो चल रही है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खुल सकता है? फिलहाल अभी हम इस समय बात कर रहे हैं, परिस्थिति निरंतर बदलती है, जैसे मैंने कहा सुबह शाम दोपहर परिस्थिति अलग होती है, कुछ भी कहना मुश्किल है, पर फिलहाल जो दिख रहा है उसमें मुझे जो डेडलॉक बना हुआ है, जो स्टेलमेट बना हुआ है, वो कहीं से रिजॉल्व होता नहीं दिख रहा। या तो युद्ध और घमासान होगा तब ये खुलेगा, या फिर इस युद्ध में कोई समाधान निकलेगा, यानी कि रिकंसिलिएशन होगी, सीज फायर होगा, तब रुकेगा। बीच का जो परिस्थिति अभी है कि बीच बीच में मिसाइल्स इजराइल पे अटैक हो रहा है, कभी खाड़ी के देशों पे अटैक हो रहा है, बीच बीच में ईरान पर अटैक हो रहा है, अभी जो परिस्थिति है उसमें मुझे कहीं ये समस्या समाधान होती नहीं नजर आ रही है। परंतु ये मैं फिर जोड़ना चाहूंगा विशाल कि परिस्थिति बहुत डायनेमिक है, इसको समय समय पर डिस्कस करना चाहिए। एक ही हम बना के वीडियो को और चलाएं तो उसमें परिस्थिति जब तक लोग देखते हैं वो बदल जाती है। ठीक बात है, 24 घंटे में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगला स्टेटमेंट क्या आएगा और उसके 10 मिनट बाद क्या बदल जाएगा, ये बात कोई भी नहीं जानता। मैं कच्चे तेल की तरफ थोड़ा सा रुख करना चाहूंगा। हालांकि भारत को इजाजत भले ही अमेरिका ने दे दी हो, वो इजाजत शब्द का, वेवर शब्द का भले ही इस्तेमाल कर लिया हो, लेकिन भारत ऑलरेडी रशिया से तेल ले रहा था। क्या ये जो संकट गैस पर है ये कहीं तेल पर तो नहीं आता नजर आता आपको? तेल अभी अछूता है उससे, या हम सेफ है वहां पर अभी? तेल में उतना नहीं आएगा विशाल, क्योंकि तेल हम जो है हमारे पास ऑल्टरनेटिव विकल्प है। वेनेजुएला की दुकान खुल गई है ट्रम्प साहब की, अमेरिका से हम ले रहे हैं, नाइजीरिया से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं। हालांकि ये मैं बता दूं आपको, रशिया ने वो जो डिस्काउंट हमें मिल रहा था वो देना बंद कर दिया, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत चढ़ गई है, अब वो डिस्काउंट नहीं है, पर कम से कम मिलता रहे। तेल में मुझे लग रहा है उतनी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि तेल के हमारे पास ऑल्टरनेट रूट्स हैं। गैस के साथ दिक्कत यह है कि गैस खाली कतर की बात करें तो हम 40% एक ही जगह से ले रहे हैं, तो गैस में ज्यादा दिक्कत है, तेल में दिक्कत उतनी नहीं है। पर हाँ, अगर बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो मुझे लगता है तेल की कीमतों पे बनाएगी। मेरी एक कैलकुलेशन कहती है विशाल, बैक ऑफ द एनवलप, कि अगर 125-130 डॉलर के ऊपर तेल जाता है तो इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फिर ये पास ऑन करना पड़ जाएगा पेट्रोल डीजल की कीमतों के रूप में लोगों के ऊपर, कंज्यूमर पर ये भार आएगा, जिसका मतलब है कि फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई यानी कि महंगाई बढ़ेगी, और अगर तेल की कीमतों का मतलब है कि ढुलाई जिसको आवाजाही कहते हैं उसकी कीमत बढ़ेगी, तो ओवरऑल सभी सामान की कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। पर तो तेल पर नजर रखिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि जब से युद्ध शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन का, तब से हम सस्ता तेल रूस से खरीद रहे थे, लेकिन हमने तेल के दाम देश में घटाए तो नहीं थे। सभी शहरों में करीब करीब 100 से 110 रुपए का ही मिलता है पेट्रोल, तो वो उस वक्त हमने वो फायदा आगे कंज्यूमर को दिया नहीं था। तो वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास पैसा तो खूब सारा बचा है, वो प्रॉफिट तो है, तो वो प्रॉफिट कब तक चल सकता है कि वो बढ़े हुए दामों की मार कंज्यूमर तक ना आए? शायद इसीलिए अभी तक जो दाम नहीं बढ़े हैं, वरना इसको तो बढ़े हुए कुछ समय हो चुका है। ये 65 से 70 गया, 70 से 90 गया, 90 से 119 गया, 119 से फिर 90 पे आके टिक गया है, तो शायद इसीलिए नहीं बढ़ाए होंगे। जी हाँ, उनका क्योंकि ये कंपनीज लिस्टेड है। मुझे लग रहा है, मैं एक जरूरी बात बोलने जा रहा हूं विशाल, मुझे लगता है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक पॉलिसी स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या ये मुनाफे के लिए काम कर रही है या ये जनता के लिए सर्विस के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इनकी प्रॉफिट देखा जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये निकाल के पब्लिश करते हैं हर 3 महीने बाद। तो आप अगर जनता के लिए काम कर रहे हैं तो फिर मुनाफा छोड़ दीजिए ना। हाँ। मुनाफा छोड़ के आप जो कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे आप बना रहे हैं उस कॉस्ट पे बेच दीजिए। तो मुझे लग रहा है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इनके सामने जो धर्म संकट सा है ना, इससे बाहर निकल के और स्पष्ट अपनी पोजीशन कर देनी चाहिए। ठीक है, तेल की बात हो गई, गैस की बात हो गई, थोड़ी सी मार्केट की भी बात कर लेते हैं। और मैं आंकड़ा देख रहा था, जबरदस्त तरीके से भारत से पैसा निकाला जा रहा है। विदेशी निवेशकों ने अभी 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट है कि 4 दिनों में 21,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं इस ईरान युद्ध के दौरान। स्टॉक मार्केट का हाल क्या नजर आता है आपको इस युद्ध अगर ये जारी रहता है तो? देखिए, स्टॉक मार्केट में एक खास बात होती है कि वो अच्छी खबर को तो बहुत अच्छी तरह पचाती है, ये तो हम सब जानते हैं, मार्केट खुश होती है। मार्केट बुरी खबर को भी पचा जाती है, एक आध दिन में भूल जाती है, पर मार्केट एक चीज नहीं पचा पाती है, वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, ये मार्केट को ज्यादा परेशान कर रहा है। हालांकि ट्रम्प साहब के बयान से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आज देखने को मिली है, जो परसों पिछले ट्रेडिंग सेशन में बेहिसाब गिरी थी फ्राइडे को, उसमें से कुछ रिकवरी कल गिरी थी, जो आज थोड़ी सी रिकवरी उसमें देखने को मिल रही है। पर ये कब तक सस्टेन रहेगी, फिर ये खबरों के आधार पर है।
इस समय मार्केट न्यूज फ्लो पे बेस्ड है विशाल। नॉर्मली मार्केट टेक्निकल्स पे चलती है, फंडामेंटल्स पे चलती है, पर इस समय मार्केट केवल और केवल न्यूज फ्लो पे चल रही है। जिस प्रकार के ट्रुथ सोशल पे ट्रम्प साहब लिख देते हैं, हमारी जो ऑफिस ट्रम्प मूड इंडेक्स जो हमने बनाई हुई है, आपको याद होगा, मैं उसका जिक्र कई दफे कर चुका हूं। बिल्कुल ठीक। वो बकायदा हमारे यहाँ स्क्रीन है, उस पर हम उसको प्लॉट करते हैं रोज। उस मूड इंडेक्स के अनुसार मार्केट, अब तो क्रूड ऑयल भी उसी के अनुसार चल रहा है। मार्केट तो पहले ही चल रही थी, सोना चांदी पहले ही चल रहा था, अब एक तीसरी चीज भी उसके अनुसार चलने लग गई है। तो वो मूड इंडेक्स बहुत रेलेवेंट हो गई है और ट्रम्प मूड इंडेक्स पे निर्भर करेगा मार्केट कहां जाएगी। पर यह सच है कि मार्केट अनिश्चितता के माहौल में तो कोई भी पैसा निकाल लेगा। आपने कहीं अगर मान लीजिए कहीं मकान खरीद रखा है किसी गली में, और उस गली में राइट्स छुट जाते हैं, आप भी प्रॉपर्टी डीलर ढूंढेंगे, भैया मेरा मकान वो बिकवा दो, मैं वहां नहीं रहना चाहता। तो निवेश तो ऐसी चीज है कि जहां आपको रिस्क दिखता है आप पैसा वहां से निकालते हैं। तो ऐसे माहौल में जब ग्लोबल रिस्क है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, तो इनकी, हालांकि इनकी बिकवाली पिछले बहुत समय से चल रही है, ऐसा नहीं है कि अभी निकाला है, ये बिकवाली तो बहुत लंबी चल रही है। पर ऐसे में वो और स्पीड अप हो जाती है क्योंकि असुरक्षित महसूस करते हैं। स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क एसेट माना जाता है। ऐसे में हाई रिस्क एसेट से पैसा निकाल के लोग सेफ हेवन में लगाते हैं, जिसमें से सोना चांदी एक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपका अगला प्रश्न वही होने वाला है। एक प्रश्न है रुपए को लेकर। रुपया रिकॉर्ड लेवल पर नीचे गिरा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर सोने चांदी पर आएंगे। 92.3 तक के लेवल तक गिर गया था। इसमें बदलाव होता रहता है, बदलाव हो भी रहा है, और क्या यहां से आगे आपको रुपया और डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आता है और दिक्कतें बढ़ रही हैं? क्या नजर आ रहा है इसमें? देखिए, मैं रुपए को और सोने चांदी को मैं जोड़ के आपको बताता हूं, तो आपका अगला सवाल भी इसी में आ जाएगा। हाँ। हम निरंतर बात करते रहे हैं विशाल, अभी तक के जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं तो सोना चांदी बढ़ता है, ये तो हम कई दफे बात कर चुके हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आप तो कहते थे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, हो गई ना लड़ाई, अब सोना तो $5400 पहुंचा था, गिर के $5000 तक आ गया था। तो ऐसा क्या हो गया, ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस को सोना चांदी कैसे भूल गए? बिल्कुल। तो उसका मैं आपको बिल्कुल सटीक जवाब देता हूं, टेक्निकल। अगर एफएम न्यूज के सभी दर्शक, फॉलोअर्स, व्यूअर्स सोशल मीडिया पे समझना चाहें कि क्या होता है कि डॉलर इंडेक्स से सोने चांदी की कीमत सीधा सीधा रिश्ता रखती है। अगर ये डॉलर इंडेक्स जो 6 करेंसी मिला के बनता है, इसमें जापानीज येन है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, स्वीडिश क्रोना है, कैनेडियन डॉलर है, ये 6 करेंसीज को मिला के डॉलर इंडेक्स बनती है। तो क्या हुआ कि जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी तो उसकी वजह से जो व्यक्ति $70 पे कर रहा था, डॉलर में होता है सारा क्रूड ऑयल का व्यापार, तो $70 की जगह उसको समझिए $119 देने पड़े। तो डॉलर की मात्रा में डिमांड बढ़ गई, डॉलर एज ए करेंसी की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी। हाँ। उसकी डिमांड बढ़ गई। उसकी डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स जो कि 97 के करीब घूम रहा था, वो बढ़ के 100 के आसपास 99.7 तक पहुंच गया था। जैसे ही वो बढ़ा, सोने चांदी में आपको करेक्शन देखने को मिला। और जैसे ही ट्रम्प साहब ने बयान दिए, आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल की कीमत $119 से गिर के $90 तक आई, डॉलर इंडेक्स गिर के नीचे 98.5 से भी नीचे आ गया। उसी टाइम आपको जो सोना 5050 पे पहुंच गया था, वो रिकवर करके इस समय जब हम बात कर रहे हैं $5170 फिर से पहुंच गया है। तो सोने ये बता रहा है कि सोने चांदी की चाल बुलिश है, ये ऊपर को जाने को बेताब है, पर ये डॉलर इंडेक्स उसको जो है रोक रहा है, वो भी क्रूड ऑयल की। तो मुझे लग रहा है जैसे ही क्रूड ऑयल का ये संकट टलेगा, बड़ी बात बोल रहा हूं विशाल, वैसे ही आपको सोना चांदी ऊपर जाता दिखाई देगा। निवेश की सलाह तो अपने एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा, निवेश की सलाह के लिए नहीं, मैं मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये ऊपर जाएगा। पर इस समय लड़ाई और क्रूड ऑयल, ये दो एक साथ समस्या आ गई है, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स उसको नीचे को खींच रही है और लड़ाई उसको ऊपर को खींच रही है। पर लॉन्ग टर्म में डॉलर में मजबूती नहीं है, ये सिर्फ उसकी डिमांड की वजह से मजबूती है। तो डॉलर जैसे ही अपने असली रूप में आएगा, कमजोर रूप में आएगा, आपको सोना चांदी फिर ऊपर जाते दिखाई देगा। तो डॉलर इंडेक्स को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से फिर सोने, यानी जैसे जैसे युद्ध थोड़ा थोड़ा शांत होता जाएगा तो डॉलर इंडेक्स भी बदलेगा और उस हिसाब से सोने चांदी की कीमत ऊपर की तरफ जाएगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन उसको साथ में ये भी, क्योंकि अगर महंगाई यहां से बढ़ती है क्रूड ऑयल के साथ, तो फेड जो रेट कट करता है, वो रेट कट का अपना इरादा भी बदल देगा, उससे भी सोने चांदी पे दबाव आता है। पर हम तो देखिए विशाल, मैं तो आपको कई बार कह चुका हूं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के साथ हूं, मैं लॉन्ग टर्म बिलीव करता हूं। लॉन्ग टर्म में मुझे कहीं सोने चांदी को ट्रम्प साहब अपनी हरकतों से रुकने नहीं देंगे। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप को मैं ये भी समझना चाहता हूं इकोनॉमिस्ट की दृष्टि से, कितना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को एनालाइज करना और उन्हें सही कैलकुलेशन के साथ प्रेडिक्ट करना, जब एक ऐसा आदमी सत्ता में बैठा हो अमेरिका में, जिसके मूड के बारे में, जिसके अगले स्टेटमेंट के बारे में हम कुछ नहीं जानते हो, जो पूरा मार्केट अपने एक स्टेटमेंट से हिला दे और 1 घंटे बाद ही बिल्कुल उसका विरोधी स्टेटमेंट दे दे आकर। तो हमने तो उसका सोल्यूशन निकाल लिया ना विशाल, ट्रम्प मूड इंडेक्स बना दी, TMI बना दी, और हमने क्या किया कि क्रूड को, सोने चांदी को स्टॉक मार्केट से उसके साथ कोरिलेट कर दिया।
और जैसे ही हमने कोरिलेट किया तो हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे ही वो मूड इंडेक्स जिस जिस डायरेक्शन में चलती है, उस डायरेक्शन में हम उसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ट्रंप मूड इंडेक्स इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। भी मैं सोने चांदी के दाम पर आऊं, अगर फिर मैं निवेशक के लिहाज से ये प्रश्न पूछूं, तो क्या उसे ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा युद्ध शांत होने दे और उसके बाद अपना फैसला लें, या जैसा आप कहते हैं हमेशा कि वही सिप कर करके अपनी स्ट्रैटेजी उसी पर वो बरकरार रहे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं, के साथ? मैं सिप वाली स्ट्रैटेजी पे बरकरार हूं, क्योंकि आपको सोना चांदी मौका देता है। $5,000 के आसपास भी आया, 1.5 लाख, 1,55,000, 60,000 के बीच में आया प्रति 10 ग्राम। आपको वहां मौके मिल रहे हैं। आप अगर लंबे वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको ये मौके का फायदा उठाना चाहिए। कारण भले ही बहुत अच्छे नहीं है, कारणों पे हम नहीं जाते, पर निवेश की दृष्टि से आप थोड़ा थोड़ा करके लंबे वक्त के लिए 2 से 5 साल रखिए इसको और देखिए फिर आपको क्या रिटर्न मिलता है। एक आखिरी प्रश्न अपने अपने हाँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के। बिल्कुल, एक आखिरी प्रश्न। भारत सरकार इस समय जिस स्थिति में फंसी हुई है, जिस तरीके का दबाव है, अभी थोड़े दिन पहले हम पर 50% टैरिफ था, फिर बीच में हमने 9 देशों के साथ ट्रेड डील कर ली, हमें लगा बड़ा अच्छा समय आने वाला है। इस बीच युद्ध हो गया, तेल गैस की सप्लाई प्रभावित हो गई, फिर हम अपने पुराने दोस्त रूस के पास तेल लेने के लिए भी पहुंच गए। भारत सरकार के दृष्टिकोण से अगर आपको भारत की इकोनॉमी को इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होने देना है इस समय, इस वैश्विक परिस्थिति से, तो क्या 5 या 3 बड़े कदम होंगे जो उठाने बहुत जरूरी है? देखिए, पहला कदम तो होगा कि हमें ट्रंप साहब के बयानों पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है। सबसे पहला कदम उन्होंने कहा मैंने 30 दिन के लिए भारत को परमिशन दे दी। अरे हमने हाँ। तो कभी रोका ही नहीं था भैया, आपसे परमिशन मांगी कब थी हमने? हमने तो आज तक रशिया से तेल रोका ही नहीं। ऐसे 3 दिन के लिए परमिशन दे दी जैसे अभी कॉलोनियल टाइम चल रहा है। तुम्हारे पैरों में जंजीर डाल दी, 30 दिन के लिए खोल दी, जाओ आजाद हो, घूमो जहां जाना है, फिर 30 दिन बाद दोबारा तुम्हारे पैर में जंजीर डल जाएगी। तो पहली बात तो ट्रंप साहब के बयानों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें रशिया से तेल लेना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। तीसरा, हम जो विकल्प ढूंढ रहे हैं एनर्जी के, उस विकल्प के ढूंढने की जो पूरी प्रक्रिया है विशाल, उसको बिल्कुल फुल स्पीड पे इस समय लाना है। आप चाहे बायोगैस हो, विंड मिल हो, सोलर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इस प्रक्रिया को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है हम जब सब ठीक हो जाता है तो हम वो नॉर्मल रफ्तार से चलता रहता है, पर उस पर एक्सेलरेटर दबा दीजिए और उसको फुल स्पीड से करिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं। बाकी आप जो विकल्प निकाल रहे हैं, जहां जहां से तेल और गैस की फिलहाल की जरूरतें पूरी हो रही हैं, वो तो साथ में प्रयास चल रहे हैं। अब भारत सरकार ने एक वॉर रूम बना रखा है जहां मिलिट्री डेवलपमेंट्स पे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, दोनों पे मैं उम्मीद करता हूं नजर बनाई हुई है। समय समय पर मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जी मीटिंग। मैं समझता हूं इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। देखिए, जंगल में शेर आ गया और आप अकेले हैं, आपके पास बंदूक भी नहीं है, तो किसी ने पूछा क्या करोगे आपके आमने सामने? उसने कहा भैया जो करना है वही करेगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? तो अब ये समस्या आपके सामने खड़ी है, इसमें हम कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करनी चाहिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्द खुलेगा और ये गैस संकट भारत में आगे और गहराएगा नहीं, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां पर लॉकडाउन के हालात बने हुए हैं। इसकी वजह से बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।